जो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल एसबीआई सीबीओ के ही लिए नहीं। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट स्किप इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में these financial instruments like capital market are the financial markets for the buying and selling of long term debt or long term securities। ऐसा मार्केट जिसमें आप लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज परचेज करते हैं या उसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं। दिस कैन बी डन ओनली थ्रू अ कैपिटल मार्केट। अब इसमें एक टर्म आया है, ये तो बुक इज डिफिनेशन। हम इसको जनरलाइज करते हैं और देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों का थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा वो जानते होंगे करंट रेशियो और करंट एसेट्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को समझने में आसानी रहेगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। ओके, कैपिटल मार्केट्स, ये कैपिटल मार्केट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म की बात हो रही है और लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म की बात होगी तो मनी मार्केट में चला जाएगा और लॉन्ग टर्म की बात होगी तो वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मीन्स ग्रेटर देन 1 ईयर। ग्रेटर देन 1 ईयर। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1 ईयर जा रहा है तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू आपने किया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इसका जनरलाइजेशन है गिल्ट एज सिक्योरिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि व्हाट आर गिल्ट एज सिक्योरिटीज। गिल्ट एज सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिसको गिल्ट, जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, उसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्यों कहते हैं? व्हाई दीज आर कॉल्ड एज गिल्ट एज सिक्योरिटीज? तो उसके लिए जान लो पहले, जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज के जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, आप किसी सिक्योरिटी में रिसीट बोल सकते हो उसे। तो ये किनारे किनारे पर इसकी गिलेट लगे होते हैं। गिलेट आप जानते होंगे, ठीक है, जस्ता टाइप का एक मेटल होता है। मेटल मीन्स एलाय होता है वो, ये गिल्ट लगा रहता है, इसलिए इसको, इसके वजह से ही गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो बिकॉज देयर वर गिल्ट कॉर गिल्ट कॉर्नर इन द सिक्योरिटीज, ओके, सही बात है। गिल्ट कॉर्नर होने के वजह से ही इसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। स्पेसिफिकली इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। कहते हैं डेट अंडर एंड इक्विटी। ठीक है, अंडर इक्विटी मीन्स जहां पर आप इक्विटी परचेज करते हो। इक्विटी का सिंपल सा मतलब है हिस्सेदारी। ठीक है, शेयर, शेयर मीन्स होता है हिस्सा। ठीक है, आप जहां पे ये खरीदते हो वो चीज होती है शेयर परचेज और इक्विटी परचेज या हिस्सेदारी परचेज करना। इसको इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी कैपिटल मार्केट के थ्रू ही। कैपिटल मार्केट में जो चीजें आती हैं वो होती है प्राइमरी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मार्केट एवरीवन नोज बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिंग मार्केट। ट्रेडिंग मार्केट, ओके। हाउ? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जब भी कंपनी अपना कोई भी पैसे या फंड जुटाना चाहती है। अच्छा, कैपिटल मार्केट से एक चीज देखो, कैपिटल आपको पता होगा ना कंपनी का। कंपनी का कैपिटल, पेड अप कैपिटल सुने हो ना, चुकता पूंजी हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कंपनी का कितना कैपिटल है उस समय। और कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कि जो भी हम वहां पे पैसा लेते हैं वो एक
तरह से कंपनी के कैपिटल में हिस्सेदारी बनाता है, क्योंकि उससे कंपनी अपना कैपिटल जुटाती है। ठीक है। अब आते हैं, समझ में आएगा प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें डायरेक्टली मीन्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना आईपीओ लाया, अब बहुत पहले आया था बट जब लाया होगा, ठीक है। आईपीओ लाने से जब वो लाते हैं तो पहला काम होता है आईपीओ आता है, उसमें परचेज होता है, फिर लिस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये आईपीओ जब आता है, मान लो किसी कंपनी को अपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी बेचनी है, ठीक है, वो वो आईपीओ ले आई, पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आप सेल परचेज करो। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर उसको सेल परचेज करना चाह रहा है तो प्राइमरी मार्केट में जाएगा, वो वहां पर अपना बिडिंग करेगा, वहां से उसको मिलेगा, या कोई रिटेल इन्वेस्टर भी जा सकता है, ठीक है। जनरली प्राइमरी मार्केट में मर्चेंट बैंकर्स, इशू हाउसेस, रजिस्ट्रार ये सब रहते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएटरी हैं जो ये काम कराते हैं। मर्चेंट बैंकर्स मतलब आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा ऑफरिंग तक पूरा काम देखते हैं, ठीक। तो दिस इज द फाइन this is the if it is a financial institution and purchasing the equity in any company, and later after the purchasing he want to sell, the person or the institution want to sell, then he cannot do it in primary market, ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्राइमरी मार्केट में 1 ईयर से ज्यादा का सिक्योरिटी आप परचेज करोगे, मतलब जो भी सिक्योरिटी परचेज करोगे वो 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। सपोज आपने आज मार्केट में रिलायंस का एक शेयर लिया, ठीक है, कल आपने उसको बेच दिया, तो 1 ईयर तो हुआ नहीं, देन वाई इट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल मार्केट टर्म इक्विटी, देन इट शुड नॉट बी ए कैपिटल मार्केट टर्म। कैपिटल मार्केट टर्म, आई एम टेलिंग अबाउट कैपिटल मार्केट टर्म, इक्विटी को कैपिटल मार्केट टर्म बोल रहे हैं। तो अब बताता हूं मैं आपने सिक्योरिटी को सेल किया, दैट्स ओके, एक शेयर लिया, 1 शेयर टुडे, और सेल किया टुमारो, 1 ईयर नहीं हुआ, तब भी इसको कैपिटल मार्केट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यू जस्ट ट्रेडेड इट, ये सिक्योरिटी आपके पास थी, ये शेयर, और आपने दूसरे को दे दिया। ये शेयर एक्चुअली कंपनी के पास नहीं गया है, ठीक है। तो 1 ईयर का मतलब ये है कि वो शेयर बैक टू कंपनी जाएगा, या बाई बैक करे, या उसमें ऑनरशिप कोई और ले ले, ठीक है। लेकिन हमारे शेयर के थ्रू नहीं, वो ट्रेड हो रहा है प्राइमरी मार्केट के थ्रू, ठीक है। तो हम जो भी काम करते हैं ना, ये ट्रेडिंग वाला, वो सेकेंडरी मार्केट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंडरी मार्केट ये है पोस्ट लिस्टिंग, जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है और प्राइमरी मार्केट में सब कुछ उसके सेल परचेज हो जाती है, तब जो है वो लिस्ट होती है, और उसके बाद जो उसके शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट ही आपका सेंसेक्स, निफ्टी जो ये सब देख रहे हो आप, ये सब सेकेंडरी मार्केट है। इक्विटी मार्केट आपको समझ में ही आ गया होगा, नहीं तो फिर से बता देता हूँ। इक्विटी मीन्स द कॉमन ऑनरशिप, ऑनरशिप आप परचेज करते हो, शेयर परचेज करते हो, ठीक है। अब आते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? वेयर अ कंपनी फर्स्ट issues the subscription for the public to take capital, to arrange capital or any such type of fund from the public very first time, this is called IPO। अब वैसे नॉर्मल सेंस में बात कर लेते हैं, कोई कंपनी जब पहली बार अपना शेयर बेचने के लिए मार्केट में आती है, हिस्सेदारी बेचने के लिए बाजार में आती है,
तो वो उसको आईपीओ कहते हैं। अच्छा, आईपीओ का मतलब है पब्लिक ऑफरिंग टू कॉमन पब्लिक। अभी ऐसा नहीं कि उसने अपने एक डायरेक्टर को ही या किसी और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही किसी को बोल दिया हाँ तुम्हें से, दैट इज नॉट आईपीओ। ठीक है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट, वो किसी और को दे दिया। अच्छा, आप आईपीओ इशू कैसे करते हैं? फिक्स्ड प्राइस इशू। फिक्स्ड प्राइस मतलब उसने बोल दिया कि भाई 50 रुपए का एक शेयर, 50 रुपीज का एक शेयर मिलेगा, आपको खरीदना है तो खरीद लो, दैट इज फिक्स्ड प्राइस। अगर कोई नहीं खरीदता है तो मत खरीद, दैट डिफरेंट थिंग। अच्छा, बुक बिल्डिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। बुक बिल्डिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज बुक बिल्डिंग। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग आ गया। या तो फिक्स प्राइस इशू कर दिया या रेंज ऑफ प्राइस होता है। रेंज ऑफ प्राइस इन बुक बिल्डिंग होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि शेयर्स के डिमांड और सप्लाई के बेस पे इसका प्राइस अप और डाउन होता रहता है। कितना वो लोग इससे एसेस करते हैं कि हम कितने पर मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, दैट इज द बुक बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। अभी बताता हूं मैं कैसे होता है। देखो, फिक्स प्राइस का मतलब उसने कह दिया कंपनी का 100 रुपए का एक शेयर इशू होगा, दैट्स ओके। अब ये सब्सक्राइब होता है नहीं होता है, कंपनी को या मर्चेंट बैंकर जो उसका ये काम कर रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं। बुक बिल्डिंग क्या होता है? उसने कहा प्राइस रेंज 100 रुपया से 300 रुपया के बीच में है। ओके, अब ये मार्केट में एसेस करेगा लोग कितने रुपए के अराउंड इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, 100 रुपए या 120 रुपए या 200 रुपए या 250 रुपीज। तो इसको कहते हैं बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में टू एसेस द प्राइस on the basis of demand and supply in the market for when a company is coming for IPO or any such subscription। तो इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग मतलब कि थोड़े थोड़े अमाउंट को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने प्राइस को अप डाउन और एडजस्ट करना और उसके बाद उसके फाइनल प्राइस पे लेना। ऐसा भी नहीं उसका फाइनल प्राइस फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फाइनल प्राइस फिक्स प्राइस इशू अलग थिंग है, बट ग्रुप बिल्डिंग के थ्रू एवरी स्टेप पर उसके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन इक्विटी मार्केट एंड इक्विटी शेयर। देखो ये पीडीएफ में मैंने ये टाइप, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर बैंक हॉलीडे जिस दिन रहता है उस दिन तो कुछ बन जाता है, बट बाकी टाइम में आई डोंट हैव टाइम। नॉर्मल सेंस में आप सोचते हो कुछ ब्रांचेस में आपको कम काम मिलता है, बट व्हेन यू आर इन जोनल ऑफिस और एट ट्रेजरी यू कांट गेट सच टाइम। तो इसलिए टाइपिंग नहीं किया। आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करो, मैं बता रहा हूँ आप नोट कर सकते हो। उससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में और उससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। ये जस्ट एक कॉमन नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए व्हाट इज इक्विटी मार्केट तो कभी नहीं आया है, बट आपको अगर इक्विटी मार्केट नहीं समझ में आएगा तो आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, व्हाट इज इक्विटी मार्केट एंड इक्विटी शेयर, इसकी बात करते हैं। इक्विटी मार्केट होता है इज द ऑनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ऑनरशिप और इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन ए कंपनी। इंटरेस्ट मतलब होता है कि आपका हिस्सेदारी, हिस्सेदारी मीन्स क्लेम, क्लेम बोल सकते हो इंटरेस्ट को, क्लेम ओवर द कंपनी। तो अब आते हैं व्हाट इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्सन in a company through purchase or sell in secondary market। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि प्राइमरी मार्केट होता है इक्विटी मार्केट की सेकेंडरी मार्केट, तो दोनों मार्केट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो आप डायरेक्टली खरीदते हो लेकिन ट्रेड नहीं करते हो इक्विटी को। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी को परचेज भी कर सकते हो दूसरे से और ट्रेड भी कर सकते हो।
तो इक्विटी मार्केट में जो आप शेयर या ऑनरशिप खरीदते हो वो कंपनी से नहीं खरीदते, शेयर होल्डर से खरीदते हो। ठीक है। जबकि इक्विटी मार्केट जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हो, ये मेजर डिफरेंस। डायरेक्टली कंपनी से आप परचेज करते हो, कंपनी आपको अलॉट करती है। जब आप जानते हो खुद ही का आईपीओ आता है तो सब कुछ आईपीओ खत्म होने के बाद एक दो दिन बाद उसका लिस्टिंग जब होता है तब आपके खाते में अकाउंट, डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये है इक्विटी मार्केट। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर इज द ऑनरशिप, holding of ownership as a percentage of total share or in any other way which represents your ownership in the company. इक्विटी शेयर आर ऑर्डिनरी शेयर, जो आप मार्केट में शेयर खरीदते हो ना वही इक्विटी शेयर है। ठीक है। इक्विटी शेयर इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर। ओके। व्हाट आर राइट्स शेयर एंड राइट्स इशू? ये आपको जानना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये कंपनी है, ठीक है। इसने इसके दो शेयर होल्डर है जिन्होंने खरीदा है, 5 शेयर 10 शेयर इसके पास है। कंपनी ने बोला क्या कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या नहीं भी हुआ है, कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सब शेयर होल्डर को जिसके पास भी 5 शेयर होगा उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ बोनस। ठीक है। तो ये तो बोनस शेयर हो जाएंगे। क्यों? ये प्रॉफिट के लिए बोनस शेयर, नीचे है ये बोनस शेयर है। अच्छा, राइट्स शेयर, अभी कंपनी ने बोला हम फिर से शेयर इशू ले आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको ही पहले मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन बचेगा देन इट विल गो टू पब्लिक। सही से सुनो, ध्यान से सुनो, नोट कर लो। क्या? when the company is again issues or again comes to issue floating of shareholding or share issue to existing shareholders, okay, to existing shareholders, then it is the rights share or rights issue। ठीक है। मतलब जिसके पास शेयर है पहले से कंपनी का, फर्स्ट उसका राइट है शेयर परचेज करने का, दैट इज राइट्स इशू। ओके, इसको डिफिनीशन में कहेंगे तो ये होगा द इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये होता है राइट्स इशू। और ऐसे शेयर्स जो इस कंडीशन पे इशू किए जाते हैं उनको बोलते हैं राइट्स शेयर। ओके, ठीक। बोनस शेयर अभी बताया, फिर से बता देता हूं। बोनस शेयर क्या होता है? जब कंपनी किसी को एक्स्ट्रा शेयर देती है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। जैसे ये देखो, इसके पास 5 शेयर थे, इसके 10 शेयर थे। कंपनी ने कहा टोटल 50 बोनस शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, हर एक को दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि ऐसे टोटल नहीं, ये इस पे काउंट होता है कि कौन कितना शेयर लिया। और कंपनी ने बोला कि 5:1, मतलब हर 5 शेयर पे एक बोनस शेयर दिया जाएगा। तो अब ये बताओ, जब 5 पे 1 बोनस शेयर दिया जाएगा और बोनस शेयर होगा तो एक ये मिल करके 5+1 6 हो जाएगा। ठीक। और ये इसको 10 है, 10 में 2 5 होते हैं, एक ये और एक ये, तो टोटल कितना हुआ? 7। टोटल हुआ 2, और ये 2 मिल करके कितना हो जाएगा? 10+2 12। मतलब अब इसके पास टोटल 12 शेयर्स हो गए और इसके पास 6 शेयर्स हो गए। नोट करो कि इस शेयर के लिए इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा है, इस शेयर के लिए इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा है। ये बोनस शेयर है, बोनस मिला है इसको। कंपनी इसकी जगह बोल देती हम पैसा दे रहे हैं, शेयर नहीं दे रहे हैं, एक शेयर पर डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है।
अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं, बोला कि जितना अर्निंग पर शेयर है सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बोनस शेयर का मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनको एज अ बोनस कितने शेयर दिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो बोनस शेयर इशू होते हैं वो रेशियो में इशू होते हैं, मतलब 3 शेयर पे एक शेयर देगा कि 5 शेयर पे एक शेयर देगा। अच्छा, एक चीज और सीख लो, स्प्लिट शेयर, स्प्लिट और बोनस शेयर में डिफरेंस है। ठीक है। देखो, शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये बोनस शेयर यहाँ थे। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट शेयर क्या है? शेयर स्प्लिट मतलब जैसे कि अभी टाटा स्टील का शेयर स्प्लिट हुआ था। ठीक है। जैसे किसी शेयर की जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, उसे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं है, तो वो शेयर को स्प्लिट कर देती है। वो क्या करती है, जैसे एक शेयर की कीमत थी 50 रुपया, 1 शेयर। ठीक है। अब कंपनी ने कहा हम स्प्लिट करेंगे इसको 1:2 में, मतलब एक शेयर को हम 2 शेयर के बराबर मानेंगे, 1:1। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। अब अगर किसी इन्वेस्टर के पास 25 रुपए हैं और वो शेयर खरीदना चाहता है तो इसका खरीद सकता है ना। अगर 50 रुपए होता तो इसके पास तो 50 रुपए थे ही नहीं। ठीक है। तो स्प्लिट शेयर से केवल ये बेनिफिट है कि छोटे इन्वेस्टर्स भी पैसा डाल सकते हैं इसमें। कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट, अच्छा, ये कंपनी के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास तो ऑलरेडी शेयर होल्डर उतने ही रहते हैं, कोई नया शेयर होल्डिंग नहीं आता। बस ट्रेड होकर के कोई अलग अलग लोग उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वैल्यूएशन बढ़ सकता है। पर मान लो वो कम वैल्यूएशन पे है, अगर स्पीड के बाद ज्यादा इन्वेस्टर्स आए तो उसकी प्राइस थोड़ा डिमांड सप्लाई के बेस पे बढ़ जाएगा, बस इसलिए है। और इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक। हाँ, ये है कि कंपनी, अगर कंपनी के पास पहले से ही उसने अपने कंपनी का जब फॉर्मेशन हुआ उसमें डिक्लेयर किया हुआ है, मान लो 60,000 शेयर और 30,000 उसने मार्केट में डाल रखे, 30,000 कंपनी के पास है। ठीक है। तो अभी शेयर स्प्लिट होने के बाद कंपनी के पास 60,000 हो जाएंगे, वो फर्दर चाहे तो 20,000 अपना शेयर बेच सकती है और 40,000 रख सकती है। ये भी एक चांस उनके लिए बनता है। अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर मीन्स, इसको पहले सुन लो। एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर on which dividend is paid on a preference basis। ठीक है। ऐसे ये, अच्छा देखो, जो हम शेयर लेते हैं उसमें श्योर नहीं होता कि आप ये डिविडेंड कंपनी देगी या नहीं। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड देती हैं, और बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने किसी शेयर को प्रेफरेंस शेयर के बेस पे दिया है तो उनको डिविडेंड देना ही है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दो चाहे नहीं दो, लेकिन आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। थोड़ा इस पे हम देख लेते हैं कैसे होता है प्रेफरेंस शेयर। चलो, 2 लोग हैं मान लो, 2 लोग हैं, ये एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। अब इसके पास जो है 10 शेयर्स हैं, अब इसके पास भी 10 शेयर्स हैं। इसके पास 10 शेयर जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज का। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर में बोला है कि हम इस प्रेफरेंस शेयर मतलब इसको डिविडेंड देंगे। अगर कंपनी ने बोला है एक शेयर पे 2 रुपीज का हम डिविडेंड देंगे, तो इसको डिविडेंड मिलना है 20 और इसको मिलना है 20। मान लो इस ईयर में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो इसको मिला 0 रुपए, और इसको भी कंपनी ने दिया नहीं। ठीक है। इसको भी 0 मिला। ठीक। लेकिन इसका प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए अगर कंपनी दे रही है तो इसको ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर कंपनी ने कहा है कि हम 20 रुपीज का डिविडेंड देंगे तो पूरा का पूरा 20 रुपीज इसको ही मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को
डिविडेंड में शेयर मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसा शेयर की कंडीशन होती है, ऐसा लिखा हुआ होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू, आफ्टर इश्यू उनको डिविडेंड मिलेगा। इसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस देना, किसी चीज को प्रीफर करना। शेयर के टर्म में अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, तो शेयर के टर्म में प्रेफरेंस का मतलब होता है डिविडेंड का प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट dividend payment will be preferred to the preference shareholders। ओके, इसी का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो इधर दिया हुआ ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है। अगर मान लो इस कंपनी ने इसको भी डिविडेंड नहीं दिया होता उस साल, इस बंदे को, इसका 20 रुपीज का डिविडेंड गया और इसका भी 20 का गया, लेकिन और वो कंपनी ने बोला हम नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। इसको नेक्स्ट ईयर अगर पेमेंट करती है तो इसको तो 20 ही रुपया मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, एक क्यूमुलेट होना, ठीक है। अब इसका क्या है, ये 20 रुपीज का पिछले साल का, लास्ट ईयर का, एंड अगेन दिस 20 फ्रॉम दिस ईयर। ओके, बोथ विल बी एडेड एंड he will get or she will get 40 rupees as dividend। मतलब कंपनी ने अगर किसी को डिविडेंड पेमेंट नहीं किया तो द कंपनी हैज टू पे इन फ्यूचर द एक्यूमुलेटेड डिविडेंड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग, ये होता है। अच्छा, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्यों, इसमें फंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल। अच्छा, कन्वर्टिबल का मतलब होता है, अगर शेयर और मार्केट की बात की जाए, कन्वर्ट का मतलब होता है कि वो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। चलो, अब हम ये मानते हैं ये जो 20 रुपीज वाली कंपनी ने सबको 20, इसकी एक शेयर की कीमत है 8 रुपया, एक शेयर की कीमत है 8 रुपया। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, जो पैसा कैश फ्लो है उसके पास वो उसे अपने किसी ऑपरेशंस में खर्च करना चाहती है, लेकिन इसको डिविडेंड देना है। तो 40 रुपीज के लिए ये क्या करेगी, 5 रुपीज। ठीक है, तो अब ये कहेगी कि इन प्रेफरेंस शेयर पे, जो प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल, इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी, आपको और इक्विटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको डिफिनीशन चाहिए तो, वेयर द डिविडेंड पेएबल ऑन द सेम इक्विवेलेंट्स, इफ नॉट पेड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब अगर इसने डिविडेंड नहीं पे किया तो जो भी डिविडेंड एक्यूमुलेट हुआ है उसके बेसिस पे उसको वो शेयर इश्यू कर देगी। सेम चीज हुआ, वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर ले, अपना बेच के पैसा ले लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, कंपनी का डायरेक्टली कोई फंड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ कि कंपनी अपने प्रॉफिट से फंड से पैसे इसको दे रही है, वैसा नहीं है। बट ओवरऑल शेयर होल्डर को कोई लॉस नहीं है, वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर ले। ठीक है, वो हो सकता है। अब आते हैं बॉन्ड। बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड क्या कहते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट। एक्चुअल में तो सर्टिफिकेट ही बोल सकते हो, नेगोशिएबल इसलिए बोल रहा है कि वो ट्रांसफर हो सकता है। नेगोशिएबल मतलब होना ट्रांसफर होना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो पढ़ते हो, उसका नेगोशिएबल का मतलब निगोशिएट करना, उस टर्म में नहीं कि हम उसका दाम कम करा रहे हैं, या हम बार्गेनिंग से नहीं है मतलब उसका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है कि ट्रांसफर करना, टाइटल ट्रांसफर करना। ठीक है, चलो, निगोशिएबल सर्टिफिकेट शोइंग इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी कंपनी की, किसी फर्म की उधारी को दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास किसी कंपनी का कोई बॉन्ड है,
तो इसका मतलब ये है उस पर्सन ने कंपनी को उधार दे रखे हैं पैसे, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इज नॉर्मली अनसिक्योर्ड, ठीक है। ये जो होता है बॉन्ड इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। क्योंकि जो जब कंपनी अपना बॉन्ड इश्यू करती है तो जो बॉन्ड होल्डर्स को कोई मोर्टगेज जैसा कुछ नहीं देती या कुछ हाइपोथिकेट भी नहीं करती है, बट ये है कि बॉन्ड होल्डर्स का क्लेम शेयर होल्डर के कंपैरिजन में क्लेम ज्यादा होता है क्योंकि उसने उधार दिया है। शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, जैसे आप एक कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर मतलब मालिक, इससे समझो। अभी हम ये बताते हैं शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर क्या है ना, शेयर होल्डर को पैसा देता है। शेयर होल्डर तो कंपनी में हिस्से खरीदी है, कंपनी है, ठीक है। इसके 5 शेयर होल्डर हैं, मतलब ये 5 लोग इसके मालिक हैं। लेकिन अब कंपनी को पैसा चाहिए, उसने बॉन्ड इशू किया, इसका मतलब कंपनी की तरफ से इन 5 लोगों ने उधार पैसे लिए। अब ये बताओ, जिस आदमी से आपने पैसे बारो किए, उधार किए हैं, वो अपना आपका घर बेच सकता है कि नहीं? श्योर शॉट बेच सकता है। आपको अपनी कंपनी बेचनी है तो आप खुद बेच सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जब तक आप उधारी लिए हो किसी, अच्छा चलो आपने बैंक से हाउसिंग लोन लिया, आप अपने घर के शेयर होल्डर, चलो आपके घर मान लेते हैं आपके और आपके मदर के नाम में है, आप 2 लोग अपने घर के शेयर होल्डर हो गए और बैंक में आपने डॉक्यूमेंट साइन किया और बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दिया कि आप अपने घर की पेंटिंग और ये सब फिनिशिंग करा लो, ठीक है। एक तरह से उस डॉक्यूमेंट को आप बॉन्ड मान लो और वो बॉन्ड है बैंक के पास, तो बैंक हो गया बॉन्ड होल्डर। अभी ये बताओ, आप लोन लेने के बाद घर बेच सकते हो क्या? नो, कभी नहीं। फर्स्ट क्लेम विल बी ऑफ बैंक, फर्स्ट क्लेम बैंक का होगा क्योंकि बैंक पहले उसको इकट्ठा करेगा, उसको बेचेगा, सेल करेगा अपना, या आपका घर में कुछ हो गया, आप सब लोग, if something happens to you, you and your family, then also bank is having the claim over the property, that is the bond। अब समझ में आ गया ना कि बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने उधारी ली है, ठीक है, इन्वेस्टर ने उधार दिया है, ठीक है। अब शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, उसने कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी का मालिक बना है। बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है लेकिन कंपनी का मालिक नहीं बना है, इसलिए बॉन्ड होल्डर को कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता। क्यों? डिविडेंड मतलब होता है कि शेयर होल्डर को दिया जाता है। बॉन्ड होल्डर को ये बोल सकता है कि भाई आप जितना लोन दे रहे हो उसकी 10% इंटरेस्ट ले लो जैसे बैंक ले रहा है, ओके, दैट इज गुड। इसलिए अब समझ में आया बॉन्ड क्या है। अच्छा, कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट, कूपन रेट होता है कभी भी बॉन्ड को एक रेट होता है, किस रेट पर इस बॉन्ड को इशू किया गया है, मतलब क्या इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड द कूपन रेट। मतलब उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट पेएबल है, ठीक है, वो है कूपन रेट, बॉन्ड पे कोटेड होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं डिबेंचर। डिबेंचर से पहले एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट, ये जब भी बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो जीरो कूपन बॉन्ड भी पढ़ लेते हैं। जीरो कूपन, कूपन मतलब सीधे समझ लो रेट, आप ये जान लो कूपन का मतलब होता है रेट, ठीक है। कूपन मीन्स रेट, तो जीरो कूपन मतलब जीरो रेट। ऐसा बॉन्ड जिसपे कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है वो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन, अच्छा ये बताओ फिर जीरो कूपन बॉन्ड लेगा ही कोई क्यों? व्हेन नो इंटरेस्ट इज पेएबल। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं,
जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जैसे 100 रुपए का अगर बॉन्ड है, उसको 80 रुपीज का पे इसने इशू कर दिया। आप जब इससे मैच्योरिटी पर 100 रुपए आप कंपनी से ले लोगे और इसको वापस कर दोगे, तो इसमें भी ठीक है, पैसे मिल रहे हैं। अभी आते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ये डिबेंचर बताएंगे, पहले बॉन्ड का पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड का पूरा खत्म कर लेते हैं। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स, कन्वर्टिबिलिटी अभी ऊपर बताए, कन्वर्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कन्वर्जन टू शेयर्स। कोई भी बॉन्ड अगर शेयर में कन्वर्टिबल, मान लो आपने बॉन्ड लिया है और कंपनी का वो बॉन्ड कन्वर्टिबल है, तो आप चाहो तो उसको अपने शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट करा सकते हो। 100 रुपीज का अगर बॉन्ड है तो आप 100 रुपीज के शेयर के इक्विवेलेंट शेयर ले सकते हो और बॉन्ड कंपनी को वापस कर सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड आपने कंपनी को दिया और शेयर आपको कंपनी ने दे दिया, ये होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू। अभी ये चीज छूट गया था, डिबेंचर, इसको देख लेते हैं डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर भी एज अ टाइप ऑफ बॉन्ड ही है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, जिसपे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेएबल होता है, मोस्टली हाफ ईयरली। ठीक है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट रिपेबल ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, देखो, जैसे बॉन्ड होता है, बॉन्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं चार्ज होती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है। बट डिबेंचर जनरली आप बोल सकते हो सिक्योर्ड होता है, और इसमें क्या होता है कि वो कंपनी के किसी एसेट पे चार्ज होता है। ठीक है, तो वो इसलिए डिबेंचर इशू किया जाता है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जनरली जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली हाफ ईयरली पेमेंट होता है, और इसमें ड्यू डेट लिखी होती है। ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब आपको हाफ ईयरली, या अगर कंपनी बोले तो ईयरली भी पेमेंट दे सकती है, ये इतना करेगी। और ड्यू डेट ऑन मेच्योरिटी you will return the debenture to the company and the company will pay the principal amount to you। जैसे 100 रुपए का अगर डिबेंचर था और 2% इंटरेस्ट रेट था, तो 2 रुपया आपको कंपनी ईयरली इंटरेस्ट पे किया, मान लो ईयर हाफ ईयरली है तो 1 रुपीज करके दिया। और लास्ट टाइम जब when the maturity comes, you will return the debenture to company and company will pay to you। अब ऐसा नहीं कि आप हाथ में कागज लेके कंपनी को जाओगे, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हो। रिड्यूसिंग। अच्छा, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या है, तो सीधे सीधे तो बॉन्ड तो अनसिक्योर्ड होता है, डिबेंचर में कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, लिंक टू कंपनी एसेट्स। ओके, तो ये ज्यादा है, बाकी तो सेम है दोनों। चलो आते हैं मसाला बॉन्ड्स। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको जरूर जानो, मसाला बॉन्ड क्या होते हैं। व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स? मसाला बॉन्ड्स आर एनी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। रूपी डिनोमिनेटेड बारोइंग जो होती है कंपनी की, वो इस अगर ओवरसीज में इशू किया जाए ये बॉन्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। अब आते हैं, चलो ये देखते हैं। ये स्टार्ट में 2014 में जो है इंडिया में इसको नेम किया गया था। ठीक है, अगर कोई इंडियन कंपनी रूपी वाले बॉन्ड इशू करती है ओवरसीज में, ठीक है, तो इसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। 2014 में 1000 करोड़ का जो इशू हुआ था फर्स्ट टाइम ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट के लिए, तो मसाला बॉन्ड के थ्रू हुआ था। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे देखो, इंडियन कंपनी है ना, उसको इंडिया में काम करने के लिए क्या चाहिए? रुपीस। उसको डॉलर नहीं चाहिए, डॉलर को कन्वर्ट भी करा सकती है। ठीक है, अब अगर
तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी वो रुपया खरीद के और इस कंपनी को रुपया दे देगी। फर्स्ट दैट कंपनी विल परचेज रुपीज इन इंटरनेशनल मार्केट, देन दैट कंपनी विल इन्वेस्ट दैट रुपीज इनटू दिस कंपनी। अच्छा, रुपीज खरीदने से मतलब ये है कंपनी डॉलर भी डाल सकती है, बट क्या है कि वो रुपये में कन्वर्ट होकर के मिलेगा। ठीक है, रुपये में कन्वर्ट होकर के मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक्सचेंज रिस्क नहीं होता है। जैसे कि कंपनी रुपए में ले रही है, कंपनी कहती है मुझे डॉलर पता ही नहीं है, गिव मी इन रुपीज। तो एक्सचेंज रिस्क उस टाइम जो था वो कंपनी जो इन्वेस्टर करा था उसके पास है। लेकिन इन्वेस्ट होने के बाद जब भी कंपनी को मान लो 1 लाख 1 लाख करोड़ रुपीज, तो अब क्या है, डॉलर की वैल्यू अगर 300 रुपए भी पहुंच जाती है तो कंपनी को केवल 1 लाख रुपीज ही देने हैं। उसने रुपया में लिया है, तो रुपया रुपीज डजंट एक्सचेंजेस और फॉल्स अगेंस्ट रुपीज, क्योंकि रुपीज तो रुपीज ही रहेगा ना। तो एक्सचेंज का, मार्केट एक्सचेंज का रिस्क जो है उसका खत्म हो गया है। ठीक, एक्सचेंज रिस्क उसका खत्म हो गया है। ऐसा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी मान लो, हाँ जैसे कि मान लो 500 रुपया है, ये कंपनी ने 500 रुपए हमारे कंपनी में डाल दिया, हम जब उसको वापस करेंगे, उसको 500 रुपए वापस करेंगे। जैसे मान लो उस समय अगर 200 रुपया, $100, 100 रुपए का चल रहा था, $1 100 रुपए का चल रहा था, और रिटर्न के टाइम अगर $1 200 का चल रहा है, तो हम अगर $1 लिए होते तो हमें रिटर्न में $2 देने पड़ते। ठीक है, अगर हमने $1 लिया, उस समय उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, और लौटाते समय हमें ये डॉलर 200 रुपए का हो गया है। ठीक है, अब हम जो 100 रुपए का खरीदे थे, बाद में हमें 200 रुपए में खरीद के $1, फिर उस कंपनी को $1 वापस करना पड़ेगा। तो आप देखो, एक्चुअल में उसने मुझे 100 रुपए दिए थे, लौटाते समय मुझे 200 रुपए देने पड़े। ठीक, लेकिन अगर वो रुपए दिया होता, मुझे आज 100 रुपए की उधारी दी होती, और फिर बाद में हमें 3 साल बाद 100 रुपए लौटाने हैं, तो हमें केवल 100 रुपीज और 100 रुपीज ही है, यहाँ कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है। अच्छा, इसमें लॉस किसका है? लॉस है उस कंपनी का। बेनिफिट भी हो सकता है, डॉलर की वैल्यू घट जाए, जिसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, लेकिन लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ओवरऑल उनको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शेयरिंग के, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक टर्म है गोल्डन शेयर। ठीक है, गोल्डन शेयर क्या है, वो यहाँ पर नहीं चलता है इंडिया में। ठीक है, कुछ कंट्रीज में चलता है ये, जनरली ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो गोल्डन शेयर क्या होता है, जैसे वो वीटो, सुनो वीटो पावर, वीटो पावर का रसिया ने वीटो कर दिया, चाइना ने वीटो कर दिया, ये गोल्डन शेयर वही है, वीटो पावर। क्यों? क्योंकि ये शेयर जिसके पास होगा वो कंपनी के किसी भी चीज में वीटो कर सकता है, मतलब अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी अभी क्या रूल है, जैसे 10% या 20% शेयर होल्डिंग से ज्यादा नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में कोई भी अपनी बात नहीं रख सकते। वो कंपनी जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वही सब करेंगे, उनकी मनमानी चलती है। लेकिन अगर आपके पास गोल्डन शेयर है, तो चाहे वो 90% वाला शेयर होल्डर हो, अगर गोल्डन शेयर ने वीटो कर दिया है तो वो चीज अप्लाई नहीं होगी कंपनी में, वो रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। इसको कहते हैं गोल्डन शेयर। Golden share means golden share having specific veto rights on any issue of the company which the company is coming or will going to apply, or in any annual general meeting any such proposal is kept before the shareholders and even a अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था? कॉन्सेप्ट ये आया था कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ठीक, तो इसी को कहते हैं गोल्डन शेयर। गोल्डन शेयर को आप बोल सकते हो वीटो शेयर, वीटो पावर होती है, मतलब उनका शेयर होल्डिंग कम है, फिर भी वो वोटिंग अगर कर देंगे अगेंस्ट में तो वो वैलिड है और उसको फिर कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। ठीक ठीक, अब आते हैं व्हाट इज ए ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड मतलब सिंपल, मतलब बॉन्ड ही है, लेकिन ऐसे बॉन्ड जो कंपनी उधारी लेती है ग्रीन बॉन्ड के थ्रू, वो ग्रीन प्रोजेक्ट
ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, इन सब के लिए, या वेस्ट मैनेजमेंट को भी आप बोल सकते हो कि ये कर सकते हो, ग्रीन प्रोजेक्ट में ला सकते हो। तो ये सब के लिए जो इश्यू होता है वो ग्रीन बॉन्ड होते हैं। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है और हर एवरी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या मल्टीपल टाइम्स भी पूछा जाता है। इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको शार्ट आइडिया दे देते हैं। ये गोल्ड में इन्वेस्ट, इंडिया में गोल्ड बहुत खरीदा जाता है ना, इस वजह से गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया कि आप पेपर गोल्ड रखो। पेपर गोल्ड मतलब आप गोल्ड खरीद लो, वो गोल्ड के ही बराबर का पैसा देगा और रिटर्न देगा, ठीक। तो उसको गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट लाया, ठीक है, ये है उसका कॉन्सेप्ट। गोल्ड बॉन्ड कब इशू हुआ था? 2015 में। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या है कि आपको मेटल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर मेटल गोल्ड नहीं खरीदोगे, ऑफिशियली खरीदोगे, तो उसकी स्मगलिंग नहीं हो पाएगी। जो बहुत सारे गोल्ड इधर से बाहर से ला करके इधर स्मगलिंग होती है, वो नहीं होगी। अच्छा, जो लोग सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग मिलता है, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, इसको एज ए कोलेटरल भी यूज कर सकते हो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को, ठीक। और इसको, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। हाँ, और ये कौन सा है? सेक्शन 3 ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के थ्रू इसने किया हुआ है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा और है, लेकिन इस पे अलग से हम वीडियो बना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनेगा, तब तक आप ये देख लो। और हैप्पी डे, हैप्पी रीडिंग। ओके।